तो आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे जैन साहित्य और राज साहित्य की। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा मतेंद्र नाथ को, है ना, पढ़ चुका है। हम लोग पढ़े हैं नाथ साहित्य के बारे में, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और ये देखिए पूरी पीडीएफ, इन चीजों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने पढ़ा था सिद्ध साहित्य को। मैंने कहा था एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पीडीएफ का दोस्तों कार्य थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है, ढीला पड़ रहा है, तो वो मैं संडे तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर पढ़ा था सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, इससे पहले वाले वीडियो को, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो सिद्ध साहित्य को मैंने पढ़ लिया था। फिर मैंने पढ़ा था नाथ साहित्य को, है ना। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो नाथ साहित्य को मैंने पढ़ लिया था। नाथ साहित्य के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था मत्स्य नाथ को पढ़ लिया था, और गोरखनाथ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज बात आती है जैन साहित्य की, और आज हम लोग जैन साहित्य को इसमें पढ़ेंगे और रास साहित्य, रासो साहित्य को पढ़ेंगे, ठीक है। दो टॉपिक आज इसमें कंप्लीट करेंगे। और उसके पश्चात में जो रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं, जैसे जगनीक हो गए, है ना, और चंद्रबरदाई हो गए, नरपति नाल हो गए, विद्यापति हो गए, इन सबको दूसरे भी इसके बाद वाले वीडियो में डिटेल से पढ़ लेंगे, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में जो वन लाइनर आए हैं उनको पढ़ेंगे। फिर लगभग 100+ हम एमसीक्यू टाइप पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा सिलेबस मैंने बता दिया, ठीक। आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। चलिए जैन साहित्य हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैन साहित्य, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है। जब 2 बार देखोगे तभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे आप फटाफट उनमें कर लोगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई पीडीएफ का कार्य चल रहा है, वो आपको संडे तक प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का आपको पैसा नहीं देना है, वो आपको मिल जाएंगी। तैयारी करते रहिए, और कमेंट के माध्यम से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं जैन साहित्य। तो जो जैन साहित्य आज हम पढ़ेंगे, जैन साहित्य को ही रास साहित्य बोला जाता है, रासो नहीं, रास साहित्य। तो एक चीज पहले ही पॉइंट में क्लियर हो गए कि जैन साहित्य और रास साहित्य एक ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको दोबारा नहीं बताएंगे, जैन साहित्य और रास साहित्य एक ही है। क्या है आगे हम पढ़ेंगे। सॉरी, देखिए जैन धर्म के कवियों ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 11वीं, यहाँ 12वीं हो गया, आप सही कर लेना, ये 11वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी के बीच में जो साहित्यिक रचनाएं लिखी गई उन्हें ही कहा जाता है जैन साहित्य, ठीक है। क्लियर हुआ। जैन साहित्य क्या है, तो जो 11वीं सदी से लेकर के, यहाँ 11 कर देगा, ठीक है, 11वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी के बीच में जो जैन ग्रंथ लिखे गए, है ना, जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, उन साहित्यों को जैन साहित्य बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। अब बात आई राज साहित्य क्या है, यही तो पूछोगे सर कि अब राज साहित्य क्या है, ये भी बता दीजिए। देखिए दूसरे पॉइंट में, राज साहित्य यानी राज साहित्य जो है वह शैली है एक प्रकार की। कौन सी शैली है, जिसमें ताल यानी लय, लय के साथ में गायन किया जाता है, उसे रास शैली कहते हैं। ये भी चीज क्लियर हो गई। रास क्या है, जिसमें ढोलक मंजीरे के साथ में या फिर ऐसे लय बना करके राइम के साथ में हम लोग कविता बोलते हैं, उसे ही बोला जाता है रास साहित्य। ये गायन काव्य है, ठीक है। समझ में आ गया, दोनों चीज समझ में आ गई। एक एक पॉइंट है ना समझते चलना है, जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। जब दोबारा इसी वीडियो को देखोगे तो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, राम काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदर्ण रास है, ठीक है। कौन सा है, रिपुदर्ण रास। और इसे किसने लिखा है, तो दशरथ, डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। क्या बताया है, 905 ईस्वी। किसने बताया, दशरथ ओझा ने। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना है। यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे अभिनय, नृत्य और गान तीनों तत्व मिश्रित हैं। यहाँ पर दोस्तों गण नहीं है, गान है, याद रखना, ठीक है। आप लोग सही कर लोगे, गान, ठीक है।
तो अभिनय, नृत्य और गान, इसमें तीनों तत्व शामिल हैं। और देखिए उपदेश रसायन, उपदेश रसायन जो है वो एक रास काव्य है जो जिनदत्त सूरी का अपभ्रंश भाषा में प्रथम रास ग्रंथ है। किसका है? जिनदत्त सूरी जी का पहला रास ग्रंथ है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है उपदेश रसायन। उपदेश रसायन किसने लिखा है? तो जिनदत्त सूरी ने लिखा है, याद रहेगा। और देखो रास साहित्य यानी जैन कवियों के द्वारा लिखा गया वह है जिसका स्रोत अगर पूछा जाए कि भैया कहां से पता चला, तो ये जैन पुराण, इसका जो स्रोत है वो जैन पुराण है। क्या है? जैन पुराण। ठीक है, इसका जो स्रोत बताया गया है वो है जैन पुराण। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? तो जैन पुराण है इसका। और देखिए आगे, जैन साहित्य, रास साहित्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। यह उपदेश प्रधान ग्रंथ है। क्लियर हुआ कि नहीं? कौन सा है? या उपदेश, इसमें उपदेश दिया गया है, उपदेश प्रधान ग्रंथ है रास साहित्य। ठीक है, यानी जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए उपदेश दिया गया है, किस प्रकार से इसमें आप ईश्वर की वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, इन चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, रास साहित्य। रास साहित्य का प्रमुख जो रस है वह शांत रस है। ये भी क्वेश्चन आता है, तो कौन रासो साहित्य का क्या है? रासो नहीं पूछा, रास साहित्य का जो है वो शांत रस है। ठीक है, अगर पूछेंगे अपभ्रंश, ठीक है यहां पर गलत हो गया, अपभ्रंश भाषा का दूसरा जो रास ग्रंथ है, यहां पर राष्ट्र नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यहां पर, याद रखना। यहां पर क्या है? तो यहां पर है रास। रास ग्रंथ अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। ठीक है, संदेश रासक किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने लिखा। इनको अब्दुल रहमान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का, यानी हिंदी का पहला कवि भी माना है किसे? अब्दुल रहमान जी को। ठीक है, तो अब्दुल रहमान जी को पहला कवि भी माना गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहास के बारे में जो बताया गया वो ग्रंथ है वो पांच पांडव चरित रास है। ठीक है, जो 1950 ईस्वी में सालिभद्र सूरी जी ने लिखा। ये ऐतिहासिक ग्रंथ अगर की बात की जाए तो ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? पांच पांडव चरित रास। ठीक है, और एक चीज देखो, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आया भी है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? किसने माना है? इन चीजों के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और अब्दुल रहमान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पहला कवि माना है ना। तो इन चीजों के बारे में पहले हम बता चुके हैं। मुनिजन, यहां पर देखिए, मुनिजन दशरथ ओझा, गणपत चंद्र गुप्त ने सालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। ठीक है, मुनिजिन हो गए, है ना। फिर कौन? दशरथ ओझा, गणपति चंद्र ने सालिभद्र सूरी रचित क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास। ये किसने लिखा? तो जिनदत्त सूरी ने लिखा है। ये इसको आदि काव्य माना है। क्या माना है? आदि काव्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भरतेश्वर बाहुबली राज जो कि 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया, और इसका संपादन किसने किया गया? इसका संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। किसने किया है? मुनिजिन विजय ने किया है। ठीक है, इस सब चीजें क्लियर हो गई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां से कट कर रहा हूं। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं होता है तब तक आप ये काम कीजिए, उसके बाद में तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और सभी एग्जाम में आए हुए हैं, और सभी पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे अगर ये सारी चीजें आप देखेंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत से लोग
इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको अच्छी वीडियो नहीं मिल पा रही है, अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, LT ग्रेड का उनका एग्जाम पास में आ गया है ना। तो सबसे अच्छा है उन बच्चों को आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंचे और उनका लाभ हो, है ना। क्योंकि इसी टॉपिक के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए बहुत से जो यूट्यूबर जो कोचिंग वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक पैसा ले रहे हैं, पेड कोर्स चला रहे हैं, PDF पैसे लेकर दे रहे हैं, सारी चीजें पैसे लेकर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का आपका कोई चार्ज नहीं पड़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सेवाएं हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, इसको आचार्य देवसेन की रचना है, क्योंकि अगर देखा जाए जैन धर्म में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो लिखे हैं वो देवसेन ने लिखा है, ठीक है। कौन कौन से लिखे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखो ध्यान से, इसको देखो, यहाँ से आता है। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि श्रवकाचार कब लिखी गई। श्रवकाचार लिखी गई थी 933 में। किसने लिखा? देवसेन ने लिखा, आचार्य देवसेन ने लिखा, ठीक है। यह जो श्रवकाचार है उसको हिंदी की पहली रचना, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखी गई पहली रचना माना जाता है श्रवकाचार को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी है। दूसरा क्या है? लघुनय चक्र। इन्होंने दूसरा जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है लघुनय चक्र। तीसरा क्या है? तो लिखा दर्शन सार, ठीक है, समझ में आ रहा? दर्शन सार। चौथा है वो क्या है? भाव संग्रह। पांचवा क्या है? वो है आराधना सार। फिर क्या है? तत्व सार। सातवां क्या है? सावक धम्म दोहा। तो ये 7 रचनाएं जो लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं आचार्य देवसेन के द्वारा। सब चीजें क्लियर हो रही ना? चलिए आगे बढ़िए। देखिए, देवसेन सन 933 ईस्वी में श्रवकाचार की रचना की, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया। अब श्रावक धर्म क्या है? तो ये गृहस्थ, यानी जब जैन धर्म को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, तो एक में कहा जाता है कि आप तपस्या कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, तभी आपको निर्वाण की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। लेकिन एक में कहा दिया गया है, श्रावक धर्म में कहा गया है कि आप गृहस्थ जीवन में रह कर भी आप कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये श्रावक धर्म वही है, यानी गृहस्थ धर्म इसको बोला जाता है, ठीक है। तो श्रावक धर्म यानी गृहस्थ धर्म। और देखो, देवसेन का लघुनय चक्र यानी नय चक्र भी इसे बोला जाता है, यह बहुत प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध क्या है? लघुनय चक्र। लेकिन पूछा क्या जाता है? श्रवकाचार पूछा जाता है, क्योंकि हिंदी की पहली ये रचना मानी गई है। जिनदत्त सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की है, ठीक है। तो स्थूलभद्र रास की रचना कब की गई है? 1209 में। विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास, ये इंपॉर्टेंट ये आता है, रेवंतगिरी रास की रचना की है, और ये जो है रचना वो 1231 ईस्वी में लिखी गई है। एक इतिवृत्त कथा है, इतिवृत्त, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया है। ये लिखी गई है रेवंतगिरी। किसने लिखा? विजयसेन सूरी ने लिखा। इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि रेवंतगिरी में कितने कड़वक या कितने अध्याय होते हैं? तो 4 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 4। रेवंतगिरी 4 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है। चौपाई छंदों में 12 मासा वर्णन विजयसेन सूरी की नेमिनाथ यानी चौपाई में किया गया है। क्लियर हुआ? सब चीजें क्लियर हुई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम समझ लेंगे कि अन्य कौन कौन सी रचनाएं हैं, अन्य कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन चीजों को हम देख लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। जैन साहित्य यानी राज साहित्य में अब हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ना है? तो अब हमें पढ़ना है विनय चंद और हेमचंद को, ठीक है। विनय चंद और हेमचंद को पढ़ना, उनकी रचनाओं को पढ़ना है। अब ये हेमचंद कौन थे? देखो हेमचंद कौन थे। हेमचंद 12वीं शताब्दी में गुजरात के एक सोलंकी राजा हुए, जिनका नाम है सिद्धराज, है ना, सिद्धराज जयसिंह। अगर अब एक चीज और, ट्रिकी जीके ऑफिशियल डालिए, डालने के पश्चात में जाएंगे जब अंदर, तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप जाइए एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन कालीन इतिहास में। मैंने 40 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें, है ना, और वो इतने अच्छा उसमें कंटेंट मैंने दिया है ना, सब कहीं पर आपको थोड़ा थोड़ा सा मिलेगा।
लेकिन उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से 40 वीडियो में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन कालीन इतिहास मैंने समाप्त कर दी है। वो वीडियो देख लीजिए जाकर, वहां से आपको पता चल जाएगा कि गुजरात के सोलंकी राजा कब थे, इनका नाम सिद्धराज जयसिंह था, ठीक है। आगे इनकी पूरी कथा मैंने उसमें बताई है। तो 40 वीडियो देखिए पूरा, कहीं पर नहीं जाने की जरूरत है आपको, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। 40 वीडियो 2 बार देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम आपका, है ना, जिसमें जीएस पूछी जाती है, प्राचीन कालीन इतिहास से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। मैंने मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास भी पूरा कंप्लीट कर दिया, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताया है। प्लेलिस्ट में जाइए और मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आप कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारे जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जीएस पूछी जाती है, आप जब ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सब जहां से भी क्वेश्चन आएगा फटाक से कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई सोलंकी राजा की, ठीक है। इनके समकालीन थे, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है भैया, कलिकाल सर्वज्ञ किसको बोला जाता है? तो हेमचंद को बोला जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ किसे बोला जाता है? हेमचंद को बोला जाता है, ठीक है। इनको प्राकृत भाषा के पाणिनि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्राकृत भाषा के पाणिनि कौन है? हेमचंद जी हैं। क्यों क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा है। क्या लिखा है? प्राकृत भाषा का व्याकरण किसने लिखा है? वो लिखा है हेमचंद ने, इसीलिए इनको पाणिनि बोला जाता है ना। संस्कृत, पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा है, संस्कृत के व्याकरण का ग्रंथ लिखा है पाणिनि ने, याद रखना। और आगे देखिए, अब इसके बाद पढ़ेंगे जैन आचार्य मेरुतुंग यानी 13वीं शताब्दी में प्रबंध चिंतामणि नामक इन्होंने काव्य की रचना की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? ये लिखी है जैन आचार्य मेरुतुंग ने। कब लिखी है? 13वीं शताब्दी में लिखी है, ठीक है। ये क्या है? एक प्रबंध चिंतामणि एक काव्य है। प्रबंध चिंतामणि की कथानक पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चारुचंद, क्या लिखा है? चारुचंद नामक उपन्यास लिखा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है? तो लिखा है चारुचंद। किस पर लिखा है? प्रबंध चिंतामणि के पर आधारित है। अब यहां पर देख लो कि भैया विजय चंद सूरी ने क्या क्या लिखा है, हेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी है, यहां पर पढ़िए आप। तो विजय चंद सूरी ने क्या लिखा है? नेमिनाथ चौपाई लिखा है ना। मल्लिनाथ महाकाव्य लिखा है, परशुनाथ चरित लिखा है, कल्प निरुक्तर लिखा है। कल्प निरुक्त ये लिखा है, किसने लिखा है? ये लिखा है विजय चंद सूरी ने। अब आप बात करेंगे आचार्य हेमचंद की कौन कौन सी रचना है। तो पहली रचना कौन सी है? कुमारपाल चरित, है ना। हेमचंद शब्दानुशासन, छंदानुशासन, देसी नाम माला कोश, प्राकृतानुशासन, है ना, और तिशिष्ट श्लाका पुरुष चरित, ये लिखी है किसने? ये लिखी है आचार्य हेमचंद की। ये है रचनाएं। सब चीज क्लियर हुई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब आ जाइए, जैन रास परंपरा के कवियों की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, सबको हम यहाँ पर लिख दिए हैं, जिससे कहीं से भी कुछ छूटने वाला नहीं है आपका, ठीक है। चलो ये भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पश्चात हम पढ़ते हैं रासो साहित्य, है ना। चलो देखते हैं जैन रास परंपरा के कवियों की रचनाएं कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं जैन रास परंपरा के कवियों की रचनाएं? कवि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लिखा रचना। तो प्रज्ञा तिलक, प्रज्ञा तिलक किसने लिखी है? तो कछुली रास, प्रज्ञा तिलक, प्रज्ञा तिलक ने लिखी है कछुली रास। कब लिखा है? तो 1306 ईस्वी में कछुली रास लिखी गई है। किसने लिखा? प्रज्ञा तिलक ने। देल्हड़ ने क्या लिखा है? तो लिखा है गयाश कुमार रास 14वीं शती में लिखा है, ठीक है। रास मूर्ति, सार मूर्ति किसने लिखा है? तो जिन पद्य सूरी ने लिखा है ना। पट्टा विशीक रास ये भी लिखा है 1333 ईस्वी में। कनकामर मुनि ने क्या लिखा है ना। तो कर कंडक चर्य लिखा है इन्होंने। जिन बल्लभ सूरी ने क्या लिखा? संग पट्टक लिखा है। योग चंद्र मुनि यानी प्रसिद्ध ये दोहाकार है, इन्होंने योग सार लिखा है। जिन दत्त सूरी ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है चाररी काल स्वरूप कुलक उपदेश।
उपदेशक, उपदेशकश और रसायन रास, है ना, रसायन रास, ये लिखा है इन्होंने जिंदर सूरी ने। चंद्रशेखर सूरी ने क्या लिखा, नेमिनाथ फाग लिखा है। धर्म सूरी ने क्या लिखा है, जम्बू स्वामी रासा लिखा है। सोम प्रभु सूरी ने क्या लिखा, कुमारपाल प्रतिबोध लिखा है ना। तो ये प्रमुख जो कवि हुए हैं जैन रास परंपरा में, उनके ये क्या है लेख है। इसमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है जिन सूरी के बारे में पूछा जाता है, और पूछा जाता है प्रज्ञा तिलक की जो लिखी है 1326वीं कछुली रास। ठीक है, चलो समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखिए जैन परंपरा, जैन साहित्य के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रासो साहित्य के बारे में। ठीक है, रासो काव्य, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। अब रासो काव्य क्या है ये देखिए, है ना। देखिए मैंने जैन पढ़ा, रास पढ़ लिया, ये रासो काव्य पढ़ोगे। अब जो रासो काव्य के मेन कवि होंगे ना, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ये क्या हो जाएगा, आपका जो आदिकाल है वो पूरा फिनिश खत्म हो जाएगा। फिर हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा क्लियर। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं रासो काव्य साहित्य, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है ना, कि रासो काव्य साहित्य आखिर क्या है। यहाँ पर देखो, रासो काव्य साहित्य वीर गाथा काल यानी आदिकाल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक धारा है, जो 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच रचित हुई है, रचित मानी जाती है। ठीक है, रचित मानी जाती है। रासो काव्य में वीर रस की प्रधानता और जिसकी रचना चारण या भाट कवियों के द्वारा की गई है, चारण या भाट कवियों के द्वारा की गई है। और चारण, आदिकाल को चारण काल किसने बोला है बताओ, बताइए आप लोग कि चारण काल किसने बोला है ना। और एक भाई चारण काल किसने बोला, तो ग्रियर्सन महोदय जी ने चारण काल, आदिकाल को चारण काल बोलने वाले ग्रियर्सन महोदय थे। ठीक है, और संधि और चारण काल किसने बोला है, संधि और चारण काल दो नाम किसने दिए हैं, संधि और चारण काल दो नाम किसने दिए हैं, ये वाला जो कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताना। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था, है ना। विभिन्न विद्वानों ने रासो काव्य को क्या क्या नाम दिया है, रासो काव्य को क्या क्या नाम दिया है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कवि लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है रचना, कवि और रचना, है ना, कवि और रचना। गारसा दातासी, इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने कहा है राजसु महान यज्ञ, राजसु इन्होंने कहा है, रासो काव्य को राजसु कहकर पुकारा है, इसका नाम दिया है, किसने दिया है, गारसा दातासी। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। हरिप्रसाद शास्त्री ने राज यश बोला है। ठीक है, नरोत्तम स्वामी ने बोला है रासक, है ना। चंद्रबली पांडे ने भी रासक बोला है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने भी बोला है। गया प्रसाद गुप्त ने भी रासक कहकर पुकारा है। कविराज श्यामल दास ने क्या कहा है, रहस्य बोला है। ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य बोला है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन या रास या रासो बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ये वाला। ये क्वेश्चन बहुत आता है और आने की संभावना भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य को क्या बोला है, तो क्या बोला है, रसायन बोला है, रास या फिर रासो कहकर पुकारा है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बोला है, तो रासक बोला है ना, रासक बोला है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या बोला है, रौस या रस बोला है। दशरथ शर्मा ने क्या बोला है, रासक बोला है। तो ये देखो सेम मिल रहे हैं रासक, है ना। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने क्या बोला है, तो इन्होंने भी रासक बोला, रास बोला, रसा बोला, रासु बोला, रासो बोला। ठीक है, विंध्येश्वरी पाठक ने राजयश बोला है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या बोला, रास बोला है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है दो चीजें। राजसु किसने बोला, गारसा दातासी, है ना। और एक इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, तो रसायन बोला। दो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख करके याद रखना। ठीक है, समझ में आई चीजें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अभी तक बहुत से लोगों ने वीडियो, बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी लाइक नहीं किए हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, है ना, क्योंकि लाइक, आपका लाइक ही हमें मजबूत बनाता है। और आप रात
दिन रात मेहनत करके मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाता हूँ, इस प्रकार का कंटेंट लाता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ना। मैंने बताया था कि शेयर करोगे तो सबका फायदा होगा, इसमें सब लोगों का फायदा होगा, है ना। क्योंकि इधर उधर बहुत से लोग भटक रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज, आप जाइए, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी हिंदी अगर साहित्य पढ़ना तो सबसे पहला वीडियो देखिए, सीरियल वाइज देखते चले जाइए, देखिए आपका पूरा सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। चलिए आप पढ़ते हैं रासो साहित्य में। देखो अब रासो साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा वीर गाथा काल के नामकरण के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं, आधार ग्रंथ बताइए, है ना। तो देखो यहाँ पर दिए हैं कौन कौन से ग्रंथ, और इन ग्रंथों को हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में सारे ग्रंथ पढ़ लेंगे जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल आपको हम ओवरव्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने विद्वान लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर रचना उनकी लिख दी है। पहले है सारंगधर, और सारंगधर ने लिखा हमीर रासो। सारंगधर ने क्या लिखा है, हमीर रासो, है ना। जोध कवि ने हमीर रासो लिखा, दो लोगों ने लिखा, सारंगधर और जोध कवि, ठीक है, हमीर रासो लिखे। नाल सिंह क्या लिखे, विजय पाल रासो, ठीक है। विद्यापति ने क्या लिखा, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दो लिखे हैं, विद्यापति ने लिखा है, ठीक है। दलपत विजय ने क्या लिखा है, दलपत विजय ने लिखा है खुमान रासो। नरपत नाल ने क्या लिखा है, बीसल देव रासो, ठीक है। चंद्रप्रदाय ने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो। इन सारी रचनाओं को हम आगे पढ़ेंगे। जगनिक ने क्या लिखा है, परमाल रासो, यानी आलाखंड। परमाल रासो ही क्या है, आलाखंड। ये क्वेश्चन आता है कि किसे आलाखंड के रूप में जाना जाता है ना। तो परमाल रासो को आलाखंड के रूप में जाना जाता है, जगनिक ने लिखा है। भट्ट केदार ने क्या लिखा है, जयचंद्र प्रकाश लिखा है ना। मधुकर कवि ने क्या लिखा है, जय मयंक जस चंद्रिका, है ना। जय मयंक जस चंद्रिका के समय मधुकर कवि ने लिखा है। अमीर खुसरो ने क्या लिखा है, तो खुसरो की पहेलियां लिखा है ना। विद्यापति ने क्या लिखा है, तो विद्यापति ने लिखा है पदावली। विद्यापति ने क्या लिखा, पदावली, है ना। तो ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए सालभद्र सूरी, हाँ ये जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है रासो ग्रंथ, है ना। सालभद्र सूरी ने क्या किया है, रासो ग्रंथों में भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है, बुद्ध रास, पंच पांडव चरित, है ना। और ये 1353 ईस्वी में लिखा है, समय 1184। तो ये देखिए यहाँ पर रासो काव्य नहीं, यहाँ पर रास काव्य है, ठीक है। इससे पहले वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म में, वहां पर यहाँ पर रासो काव्य हो गए, ये रासो काव्य है सारे, ठीक है। यहाँ पर ये रास काव्य या जैन काव्य है, उनके बारे में यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जिससे ये चीज भी आती है एग्जाम में, ये चीज आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आशोक कब कौन से, चंदन बाला रास, है ना। जीव दया रास, ये कब लिखे गए, यहाँ पर मैंने सेंड कर दिया है 1200 ईस्वी में। जिन धर्म सूर्य ने क्या लिखा, स्थूल भद्र रास, है ना, 1200 ईस्वी में। विजय सेन सूरी ने क्या लिखा, रेवंतगिरी रास लिखा है, ये लिखा है 1231 में। सुमतिगण, है ना, नेमिनाथ रास लिखा है 1238 में। दिल्हड़ कवि ने क्या लिखा, गय सुकुमार रास 14वीं सदी में। सार मूर्ति कवि जिन पद्य सूरी लिखा है, पट्टाभी रास, इस बार हम बता चुके हैं पहले, लेकिन आप ये चीज फिर से आपको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ छूट गया था वहां पर। जैसे मैंने यहाँ पर अशोक कवि के बारे में नहीं बताया था ना, सुमति गण के बारे में नहीं बताया था, तो इस चीज को यहाँ थोड़ा छूट रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी इसको क्या कर दिया है, पर लिख दिया है। सार मूर्ति कवि ना, जिन पद सूरी, पट्टाभिषेक रास, प्रज्ञा तिलक, है ना, प्रज्ञा तिलक बताया, कछली रास। उदयवंत कवि ने क्या लिखा, गौतम स्वामी रास। तो ये सब चीजें लिखी है, यहाँ पर मैंने सन भी इंक्लूड कर दिया है, इसीलिए मैंने सोचा ये चीज लिख देते हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर रासो काव्य हो गए, है ना। इन रासो काव्यों को इसमें ये हमीर रासो हो गई, ठीक है, विजय पाल रासो, कीर्तिलता, इन चीजों के बारे में, और जितने भी ये कवि हैं, सारंगधार, है ना, नल सिंह, विद्यापति, है ना, दलपत विजय, चंद्रबरदाई, इन सारे कवियों को हम एक वीडियो में पढ़ लेंगे, इनकी रचनाओं को पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आगे कहीं भी कोई समस्या ना आए समझने में। क्योंकि जब इतिहास को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, तो ये चीजें सब हमारे माइंड पर छपती हुई चली जाती हैं, याद रहेंगी, है ना।
कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चले जाएंगे, ये चीज़ें याद रहेंगी। तो इसीलिए अगले वीडियो में क्या करेंगे, इन सारे विद्वानों के बारे में, कवियों के बारे में बात करेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, और उसके पश्चात में इसके बारे में बात करने के बाद में जो इसके बाद में वीडियो आएगा वन लाइनर क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आए उनको पढ़ लेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप, है ना। तो जब ये इतना हो जाएगा बस पूरा आपका हो जाएगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आदिकाल, ठीक है। फिर हम लोग भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मैंने बताया कि बहुत से बच्चे इधर उधर टहल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा किसका सब्सक्रिप्शन लें, किसकी पेड क्लासेस करें, है ना। अच्छे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए और पूरा आप यूट्यूब खंगाल डालिए। जो अच्छे अच्छे चैनल हैं जिनके मिलियनों सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनका आप वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो देखिए और यहाँ का कंटेंट देखिए, आपको ऐसा पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा चैलेंज के साथ में, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए हमारा, इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपको, इससे अच्छा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपकी अच्छी तैयारी करवाएंगे अब से इसके बाद में भी जो एग्जाम होंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपका सब्सक्रिप्शन जरूरी है, यानी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो पीडीएफ है इसकी वो संडे तक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।